आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान मोनिस अनवर विभाग मुंसिफ के इस खास प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल करता हूं। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार को बने हुए 1 महीना हो गया है। कांग्रेस ने 6 गारंटी में से 2 गारंटी पूरी कर दी हैं, लेकिन बाकी गारंटी कहीं ना कहीं सरकार के लिए मुश्किल खड़ी करने वाली हैं। बीआरएस नेताओं का कहना है कि अगर कांग्रेस गारंटी पूरी करने में नाकाम रही तो पूरे स्टेट में बीआरएस कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करेगी, जबकि बीजेपी का दावा है कि अभी से ही जो स्टेट की बस सर्विस है और जो स्टेट टीएसआरटीसी है उसको बहुत ज़्यादा लॉस में कांग्रेस सरकार ले गई है। जबकि खबर है कि सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी तेलंगाना से चुनाव लड़ सकती हैं। इसमें कांग्रेस को कितना फायदा होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। इस मुद्दे पर आज की चर्चा होगी और चर्चा इसमें शामिल होने के लिए बीआरएस के सीनियर लीडर मोहम्मद सलाउद्दीन लोधी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। बीजेपी लीडर टीआर श्रीनिवास साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका इस्तकबाल है। जबकि कांग्रेस लीडर अरशद शेख दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका आपका भी इस्तकबाल है। अरशद शेख साहब, पहले तो आपको मुबारकबाद कि आपकी सरकार ने जो है वो 1 महीने का वक्त पूरा कर लिया है। आज ही के दिन शपथ ग्रहण हुई थी और आज जो है 1 महीना आपकी सरकार को पूरा हो गया है। 2 गारंटियां आपने पूरी कर दी हैं। क्या लगता है कि बाकी गारंटी कब तक पूरी हो पाएंगे? 100 दिन का टाइम लिया है तो 100 दिन के अंदर पूरा कर देंगे। 9 साल में इन लोगों ने वायदा करके कोई वादा निभाया नहीं, कोई वायदा निभाया। 9 साल में ये लोग नहीं किए, इनको चाहते 1 महीने में तो हो गया जी। पहले तो इनको अपने आप से जो पुराने इनके खाते खुलने वाले हैं, अभी जो जेल को जाने वाले हैं जी, उसकी फिक्र करे ये लोग। 30 दिन में जो है ना 2 गारंटी पूरे हुए, 6 गारंटी पूरे नहीं हुए। अरे भाई, अभी शुरुआत है। चलगुड़ा जाएंगे या चरलापल्ली जाएंगे, देखेंगे कौन कहाँ जाएंगे। लेकिन आप इसके इतना श्योर कैसे हैं? क्योंकि जो हमारी कारस्तानी है जी अवाम जगह जगह पे हमें जो है ना सराहना कर रही है। जी अवाम बोल रहे हैं कि भाई अगर यही मामला चलेगा तो अगले 20 साल तक कांग्रेस को कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि जुल्म का और ज्यादती के जो मामले इन्होंने किया है, प्रगति भवन से जो शुरू करते हैं, जो कॉलेज फोरम से होते हुए, वक्फ बोर्ड के जुडिशियल पावर से होते हुए, इनके तमाम यानी कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, कोई भी मामला ले लो आप जी, तो इनके पहले अपने जो भी हुए हैं उनसे बचने के तरकीब ढूंढे, ना के 2 गारंटी खत्म हो गए, अब तो ऐसा होगा, वो क्या हो गए, ये सब बचकानी बातें बंद करें लोग। लेकिन अगर आप ही के सूत्रों की माने तो तेलंगाना से जो है कहीं ना कहीं सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी को लड़ाने की तैयारियां चल रही हैं। क्या स्ट्रेटेजी है, क्या सोच रही है कांग्रेस? क्या है, तेलंगाना में जो है ना एक पुराना एक सिस्टम चल के आया है। इससे पहले जो है ना इंदिरा गांधी जी ने मेदक से चुनाव लड़े हैं जी, तो मेदक की आवाम कह रहे हैं कि सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी को, क्योंकि सोनिया गांधी जी की अभी तबीयत नासाज होने की वजह से प्रियंका गांधी जी को जो है ना या तो मेदक से लड़ने की मेदक की आवाम जो है ना गुजारिश कर रही है, वो चाहती है। और एक तरफ खम्मम की आवाम और खम्मम के जितने भी कायदीन है वो चाहते हैं कि प्रियंका गांधी जी खम्मम से लड़े। अभी आज ही जो है ना दूसरे भी डिस्ट्रिक्टों की भी मांग आई है, हमारे डिस्ट्रिक्ट को आई है, हमारे डिस्ट्रिक्ट जी। तो देखते हैं क्या होता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हिंदी हार्ट बेल्ट है वहां पर अब वाकई कांग्रेस के लिए कोई जगह नहीं बची, तो इसलिए जो है इधर तेलुगु या अलग साउथ स्टेट्स का चयन किया जा रहा है? जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हिंदी बेल्ट स्टेट्स हैं वहां पर जगह नहीं रही कांग्रेस के लिए, तो इसलिए जो है वो साउथ में अपना वो खोजा जा रहा है? क्योंकि यूपी से लड़ते थे राहुल गांधी, वो भी सीधा चले गए पूरी तरीके से केरला वो चले जाते हैं, और इधर सोनिया गांधी अब जो है कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किलें हो रही हैं, तो उनको जो है तेलंगाना में जगह ढूंढी जा रही है। ऐसा तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी देखिए आप, परसों जो इलेक्शन हुआ है, जी। इलेक्शन में बीजेपी अपने आप को जीत बता रही है। वहां आप देखिए वोटिंग परसेंटेज क्या है जी। अवाम आगे बढ़कर वोट डालती है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ के आता है कांग्रेस को, और दूसरों को जो है ना वोटिंग परसेंटेज कम आता है।
वोटिंग परसेंटेज का मतलब अवाम बढ़ चढ़कर वोट उनसे ज्यादा हमारे को डालिए, हम्म। सुना आप? जी। तो जब हमारे को वोटिंग परसेंट बढ़ के आता है तो एक हिसाब से तो हम जीत चुके हैं, हम्म। ठीक है। वो देखिए, आप कोर्ट में भी हम दाखिल करे हैं, काफी काफी कुछ छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में काफी कुछ जो है ना, मरहलों के जरिए जो फॉल्ट इनके मिले हैं, स्लिप अलग, ईवीएम की मशीन के पास अलग जो मिले हैं ना वहां पर, तो उसको जो है ना अभी कोर्ट में भी दाखिल कर सकते हैं, क्या होता है। लेकिन आवाम वोटिंग परसेंटेज में हमको जिताया है सीधी तरीके से, जी। तो ऐसा कुछ नहीं है। लोकप्रियता सोनिया गांधी की, गांधी फैमिली की, कांग्रेस के हर कायदीन की जो है ना बहुत ज्यादा लोकप्रियता है। हम्म। हाँ, तो यहाँ के लोग चाहते हैं, वहां के भी लोग चाहते हैं, वहां से भी काफी डिफरेंट डिमांड है। तो देखते हैं पार्टी का हाईकमांड क्या फैसला लेता है और पार्टी किसको कहां से है, ये देखते हैं। चलिए, टी आर श्रीनिवास साहब हमारे साथ हैं। श्रीनिवास साहब, बड़ा सवाल, क्या वाकई यहाँ से सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी का अगर लड़ती हैं तो तेलंगाना में जो कभी इंदिरा गांधी को लड़ाया गया था वो हिस्ट्री रिपीट होगी? देखिए, अभी फिलहाल कांग्रेस एक डेस्परेट सिचुएशन में है, जो इसका इंडी अलायंस जो कह रहे हैं जी। और जिस तरह से मीटिंग्स हो रहे हैं, जिस तरह से एक दूसरे पे तंज कसा जा रहा है, ये देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में इनको कितने सीटें मिलती है बंटवारे में, वो सबसे पहले वो देखने का है जी। क्योंकि वो ऑलमोस्ट नील के बराबर है। कर्नाटक और दूसरी बात ये है कि देख चुके हैं। दूसरी बात ये है कि जो रायबरेली में इनका जो सीट है, अभी फोरकास्ट क्या है कि उनका हारना निश्चित है। और जिस तरह से उनके बेटे भागे थे वायनाड, इनको भी, अरे रुकिए ना, रुकिए रुकिए रुकिए, बोलने दीजिए, सुनिए, इतना इंटॉलरेंस मत रखिए, इतना इंटॉलरेंस मत रखिए, सुनिए दूसरों को, जरा सुनिए, आप दूसरों को सुनिए, इतना इंटॉलरेंस मत रखिए। जब सच होता है कड़वा होता है। आपका जो विंध्या के ऊपर है पूरा सुपड़ा साफ हो चुका है, आपको और कहीं नहीं है, आपको यहीं आना पड़ेगा साउथ में, वो समझ में आ रहा है। आप इंदिरा गांधी जी का जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो होने नहीं वाला, क्योंकि रायबरेली और मेदक में 2 जीती थी, इनका डिपॉजिट जाने वाला रायबरेली में, ध्यान रखिए। अर्शद शेख साहब, श्रीनिवास साहब, अर्शद शेख साहब, मैं आपके पास आऊंगा, जो भी आपके सवाल रहेंगे मैं उसको जरूर लूंगा। अर्शद शेख साहब, मैं आपको दोबारा से मौका दूंगा अच्छे से बोलने के लिए। श्रीनिवास साहब बोल रहे हैं, पहले उनकी बात आपके सुन लेते हैं। जी श्रीनिवास साहब। देखिए, सबसे पहली बात, ये ऑप्टिक्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तो कुछ होने नहीं वाला। दूसरी बात, ये जो गारंटीज की जो बात कह रहे थे, मैं सीधा डेटा पे आता हूँ। इन्हीं का ही जो चिट्ठा जो पेश किया है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 एंड तक 3.86 लाख करोड़ का इनका भट्टा बैठने वाला है। इतना बड़ा गड्ढा है। 1.9 to 2.1 लाख करोड़ का आवक है इनका, 1.5 लाख करोड़ का इनका गारंटीज का पूरा इनका आउटले है, आउटगोइंग आउटले। ये क्या करेंगे, हमारे साथ बैठ के सेंटर के साथ लेके डेट को रिस्ट्रक्चर करेंगे या गारंटी देते रहेंगे? सबसे पहले ये जो आज TSRTC का जो कर रहे हैं, ये रोज के 11 से 12 करोड़ का इनका लॉस चल रहा है। आप सोचिए एक साल में इनका हालत क्या होगा। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, जब आपका आवक ही नहीं है, वहां से आप उसको ऊपर कैसे खड़ा करेंगे? और काले श्रम, आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, करप्शन की बात करते हैं ये लोग जी। काले जब इलेक्शन से पहले हर चबूतरे में खड़े होकर इनके बड़े लीडर्स, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, CBI लगा दूंगा। अब क्या हुआ? दिवाली के वो फुस रॉकेट की तरह ये बोले अब जुडिशियल। अगर जुडिशियल में क्या होता है? जुडिशियल में कुछ नहीं होता। अगर इन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो के साथ भी केस रजिस्टर किया होता, केस रजिस्टर ED, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में जाता और तब जाके बनी ट्रेल का पता लगता। मगर इन्होंने सेफ्टी, डैम सेफ्टी जो कमेटी बैठी थी उसका भी रिपोर्ट एक्सेप्ट किया। अभी क्यों नहीं करते? ये सब सवाल निशान है ये जी। सबसे पहले आप हकीकत में आइए, सबसे पहले हकीकत में आइए, कितना आपका भट्टा बैठा हुआ है पहले उसको ठीक करिए, फिर गारंटी बोलिएगा। ये मेरा कहने का मतलब है। जी अर्शद शेख साहब, आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं हमारे बीजेपी माफ कीजिएगा BRS के लीडर हमारे मोहम्मद सलाउद्दीन लोधी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनका भी इस्तकबाल करूंगा, उनसे भी सवाल लूंगा, आप अपना जवाब दे दीजिए।
बीजेपी के जो भाई साहब वहां बैठे रहे हैं जी। नेताजी, मैं एक बात उनके बात का मैं खुलासा कर देना चाहता हूँ जी कि आप कहते हैं कि 5.5 लाख, लगभग 5.5 लाख करोड़ का जो है ना घपला डीआरएस करी है, आप कहते हैं ये 3.86 और आप ही का फिगर है। आरटीसी में जो है ना हर दिन जो है ना घटत हो रही है। मैं एक सवाल करता हूँ आपको, करिए। आप सीबीसी का भी जिक्र किए, आप ईडी का भी जिक्र किया भी। मेरा सीधा आपसे से एक सवाल है, सीबीसीआईडी और ईडी, आप जो है ना जब स्टेट गवर्नमेंट इन लोग थे, आप सेंट्रल में गुज़िश्ता 9 साल से है, आप क्या कर रहे थे? आप खुद सीबीसीआईडी का जो है ना आप इस्तेमाल नहीं किए इनके ऊपर, आप ईडी को इनके पास क्यों नहीं भेजे? शराब का जो घोटाला था, शराब का जो घोटाला अभी भी जो है, इस पर आपको जो दुख्तर के ऊपर आप एक्शन क्यों नहीं लिए? ये तेलंगाना की बात चल रही है, अभी शराब घोटाले की बात पे बात नहीं कर रहे हैं हम आपकी बात कर रहे हैं। हम रेवंत रेड्डी साहब का, रेवंत रेड्डी साहब का। ठीक है अर्शद शेख, मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है अर्शद शेख, बात पूरी कीजिए जी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप गुज़िश्ता 9 साल में क्या कर रहे हैं? आप उनके साथ आप बोल रहे 30 दिन में चबूतरों पे डर के इनके लोग जो है ना ये वाले, अरे आपने क्या किया नागपुर में? हम करेंगे जो भी करना है हमको, हम करेंगे। वही तो पूछ रही है आवाम, आप क्या करने वाले हैं? और बाकी हम करेंगे, हम उसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं हम करेंगे, लेकिन आपने क्या किया? हमने क्या किया? आपने 2014 में जो सेंटर में गवर्नमेंट छोड़ी थी, रास्ते पे देश रास्ते में आ गया था, फ्रेजाइल 5 में आया था, अभी नंबर 5 के इकोनॉमी से लेकर नंबर 4 पे पहुंचा है। मेरी बात खत्म होने की बात बोलिए। ठीक है, बात पूरी कीजिए। जब बीआरएस हुकूमत में थी, आज आप सवाल उठा रहे हैं कि 5.5 लाख दिवा दिया, डिफिसिट में कर दिया, आप क्या करोगे? आपने क्या किया? पहली बात। दूसरी बात ये है कि भाई आप में अपना इनका घर अंदर भी था, आप लोग हमको बोल रहे चबूतरे पे, आप लोग स्टेज पे बैठ के आप लोग एक दूसरे को गाली देके ड्रामा क्रिएट करते थे। आप लोग फेल हो गए पूरी तरीके से, आप लोग फेल हुए। आप हमारे को सवाल करने का कोई हक ही नहीं बनता आपको। इस दिन के अंदर हमारी तो कुछ है, आज आवाम में जाके देखिए साहब, आप लोग आवाम में जाके देखिए, आप डेवलपमेंट की बात कीजिए, विकास की बात कीजिए, अब क्या बात करते हो आप? सुनिए आप, तो आप वो नहीं बोल सकते वो आरटीसी का डिफिसिट को हम लेके आना है, हम लाएंगे। ठीक है, ठीक है, मैं 5.5 लाख करोड़ जो आप बोल रहे हैं, जो बीआरएस जो है ना काम करके वो डेफिसिट में ला दूंगा, उसको भी कैसा ओवरकम करना है, उसको रिकवर कैसा करना है, इसका भी काम करेंगे हम लोग। चलिए ठीक है। मैं अर्शद शेख साहब, मुझे एक सवाल लेना है, मुझे एक बीआरएस लीडर मोहम्मद सलाउद्दीन लोधी साहब से एक सवाल लेना है। सलाउद्दीन लोधी साहब, अभी तो सरकार बने हुए सिर्फ 1 महीना हुआ है, अब सरकार 1 महीने में उन्होंने 2 गारंटियां पूरी कर दी, यकीनन 6 गारंटियां कही थी, लेकिन 4 गारंटियां बची हैं। अब इतनी जल्दी क्या है कि आपके नेता जो है इस तरह के बयान दे रहे हैं कि भाई हम जो है अगर ये गारंटियां पूरी नहीं कहीं तो प्रोटेस्ट करेंगे और ये करेंगे? भाई थोड़ा वक्त तो दीजिए ना सरकार चलने के लिए अभी। लोधी साहब जी। सबसे पहले तो मैं नए साल की सभी नाजरीन को मुबारकबाद देता हूँ मुनसिफ टीवी की जानिब से जी। और आपने जैसा अभी सवाल किया कि 1 ही महीना हुआ कि हम क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं अभी से गवर्नमेंट के ऊपर जी, तो मैं आपको इस ज़िमन में ये कहना चाहता हूँ कि 1 साल में अभी 1 महीने में सिर्फ ये लोग फार्म्स की तकसीम करे हैं, कोई अमलावरी नहीं हुई है, ओनली फार्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। वादा करें हैं कि फरवरी के महीने से ख़वातीन को 2500 रुपये महीना उनके बैंक अकाउंट में आ जाएगा करके। तो अभी तो फॉर्म्स लिए हैं ये लोग, और वो भी जो है ये एज पर मीडिया आंकड़े 1 करोड़ 25 लाख के फॉर्म्स उसूल हुए, जबकि अभी तेलंगाना स्टेट के अंदर टोटल जो है 2.5 करोड़ फैमिलीज रहते हैं जी।
अब वो फैमिलीज अभी रिमेनिंग बाकी है ये, और जस्टिफाई आप कैसा करेंगे, कौन एलिजिबल है या नहीं है, आप किस किस को सैंक्शन करेंगे। तो पहले तो इनके पास कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है जो सही मुस्तहक को वो अमाउंट पहुंचेगा। किसी का घर जाती है, उसके घर में कार भी है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है, उसको मिल रहा, कुछ लोग किराए के मकान में है, झोपड़ी पट्टे के अंदर है, वैसे लोगों को नहीं मिल रहा। और रही जैसा राशन कार्ड भी अभी ये लोग देने का क्लैरिटी नहीं आई राशन कार्ड में। तो मैं ये बोलूँगा बीआरएस गवर्नमेंट के अंदर 50 लाख कार्ड जो रेसिडेंट्स रजिस्टर्ड थे गवर्नमेंट के डेटा में, 50 लाख राशन कार्ड ज्यादा इशू हो गए थे। इसकी वजह से कुछ इंक्वायरी करके वो कार्ड्स रोक दिए गए थे। तो अब ये लोग किस हिसाब से जो है ना, वो उनका क्या मैकेनिज्म है, ये तो आने वाले 1 महीना नहीं, ये बहुत जल्दी है इसके ऊपर कोई बात करने का। उसके लिए हमको टाइम देना पड़ेगा। नतीजा सामने फरवरी है ना, मार्च में मालूम पड़ जाएगा कि कितने घरों को पहुंचे, कितने घरों को नहीं पहुंचे। और रही बात बीआरएस गवर्नमेंट जो भी एतराज कर रही है, वो एतराज इनके फार्म तकसीम करने पे नहीं करी, इनके वेलफेयर स्कीम के ऊपर नहीं करी। वो एतराज इसलिए कर रही, डबल बेडरूम, दलिता बंधु स्कीम, गृह लक्ष्मी स्कीम, जो बकरियां, जो डंगरों के अंदर बकरियां जो फ्री दे रहे थे पालन पोषण के लिए, ये जो वेलफेयर स्कीम्स थे, ये इनको जो गवर्नमेंट बर्खास्त करी, हमारा एहतजाज उसके ऊपर है। शायद अभी तो ज़बानी बोला जा रहा है मीडिया के ज़रिए, हम रोडों पे भी उतरेंगे, सड़कों पे भी उतरेंगे, बहुत ज़बरदस्त उसके लिए प्रोटेस्ट करना है। इसलिए कि वो जो है पब्लिक की फलाई बहबूदी के लिए वो स्कीम्स थे, और यहाँ पर जो है अभी कुछ हुआ ही नहीं। अभी गारंटी, पहले तो मैं ये पूछूंगा कि गारंटी जो दिए हैं, गारंटी देने वालों की क्या गारंटी है? पहली बात तो ये है, उनकी रियासतों में उनका क्या हाल था, क्या है, क्यों वो लोग जो है ना 2014 के अंदर सत्ता छोड़े, दिल्ली के अंदर क्यों स्कैम की वजह से इनकी पूरी मुल्क में, पूरे देश से सत्ता चले गई इन लोगों की। तो पहले ये बात का ये लोगों का जवाब देना चाहिए। ठीक है, अर्शद से शेख साहब बड़ा सवाल कर दिया उन्होंने, कह रहे हैं कि गारंटी देने वालों की क्या गारंटी है कि आप जो है ये मैदान छोड़ के नहीं भागेंगे। पहली बात तो उससे पहले भी बड़ा सवाल उठाया इन्होंने जी, मिसाल के तौर पे कहते हैं कि उनकी बातों में हमने गौर किया। मैंने ये कहते हैं कि अभी 2 महीने में पता चल जाएगा कितनों को मिलेगा, लेकिन कितनों को मिलेगा। मेरे काबिल दोस्त टीआरएस के जो कह रहे हैं वो पूरी तरीके से उनके अल्फाजों में बता रहे हैं बराबर मिलेगा। अब दूसरी बात राशन कार्ड की बात करते हैं, स्कीम्स की बात करते हैं। भाई मैं पूछना चाहता हूँ, पिछले 2 साल में एक राशन कार्ड इन्होंने किया क्या? हमारे 1 महीने में ये आके कहते हैं हम सड़कों पे उतरेंगे, हम पता नहीं क्या क्या बताया इन्होंने। लेकिन मेरा सवाल है, पिछले 5 साल, 9 साल में एक राशन कार्ड इशू किया क्या? पहले बात तो इन लोगों को एक जहनियानी करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि गवर्नमेंट बदल चुकी है, पुरानी बीआरएस की गवर्नमेंट नहीं है। इसलिए ये मुतमईन हो जाए, ये वायदों की गवर्नमेंट नहीं है, ये कारनामों की गवर्नमेंट है। यहाँ काम होगा, कारनामा होगा, अच्छा होगा, जो भी होगा बराबर बेहतरीन होगा। जो सच्चा है, जो अच्छा है, उनको मुकम्मल तकमील पर लेके जाएंगे। और जो घोटा है, जो चोर है, जो आप समझ सकते हैं मैं किन की बात करता हूँ, उन्हें जहां पहुंचाए वहां पहुंचा भी देंगे। सुने आप जी? तो इन्हें फिर बोल रहा हूँ, इन्हें कोई हक नहीं है पूछने का। पिछले 9 साल के अंदर वादे चले हैं, चोरी हुई है, स्कैम हुआ है, उसके हक पे कुछ नहीं हुआ है। अपने गिरेबान में झांकने की बात करने का कोई हक नहीं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, महज 30 दिन के अंदर हमारी जो गवर्नेंस है, अवाम में जाइए। मैं फिर कहता हूँ आपसे, एक बार अवाम में जाइए, अवाम का रिस्पॉन्स देखिए, फिर आप रुजू होइए हमारे। ठीक है, सलाउद्दीन लोधी साहब,
वो तो कह रहे हैं कि पहले आपको जो है अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है कि पिछले 9 साल आपने क्या किया। जी, पिछले 9 साल में हमने क्या किया। आज पर कैपिटा इनकम नंबर 1 इंडिया के अंदर हमारा स्टेट है। अगर कोई अदर पार्टीज के कोई स्टेट अगर नंबर 1 है तो वो बता दीजिए। रही और सुनिए जी साहब, सुनो आप, अभी 1 महीने ही हुआ आपको, अभी बहुत टाइम है, 4 महीने 4 साल 11 महीने आपको। जरा सुनिए आप पहले बात। झूठ छोड़े इनकम की बात कर रहे हैं। 5 लाख करोड़ का डेफिसिट कहां से पर कैपिटा इनकम आएगा तो? अरे साहब, हमारे पास असेस्ट है, उतने डेवलपमेंट्स हुए हमारे पास। आप खर्चे को देख रहे हैं, हमारे पास उतने असेस्ट है। पब्लिक को जो वादे किए वो फुलफिल कर रहे हैं हम लोग, बराबर सबको पैसे मिल रहे थे। डेवलपमेंट्स कहीं नहीं रुका। अब आपकी गवर्नमेंट में भी 1 महीना हुआ है, आप अभी से इतना ज्यादा उतावले हो रहे हैं। अभी आप जो है, मैं आपको बताया, मेरे बात में से आप सवाल निकाल रहे, मेरी बात में से आप सवाल निकाल रहे, जब मैं ये कह चुका हूं कि राशन कार्ड 50 लाख ज्यादा इश्यू हो गए थे, 50 लाख ज्यादा इश्यू हो गए थे, इसलिए उसको रोक दिए। आप मैकेनिज्म आपका क्या रहेगा, ये किस तरह से आप तकसीम करेंगे वेलफेयर को, आप अपना मैकेनिज्म क्या है, आप वो बयान करो। आप सलाउद्दीन लोधी साहब, अरशद साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगा। ऐसे देखिए, ना तो ऐसे आवाम की समझ में आएगा कि भाई आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं या किस मुद्दे पर बात करना चाह रहे हैं, नहीं हम लोगों के जो है चीजें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती हैं। मैं आप सभी को बराबर बोलने का मौका दे रहा हूं। आपके कोई सवाल हैं, आप लोग अपने अपने सवाल रखें। मैं श्रीनिवास साहब आपसे मैं एक सवाल ले लेता हूं। श्रीनिवास साहब, देखिए सीधे तौर पर जो है आपने एक बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया कि अभी जो है जो TSRTC है वो अभी से इतने लॉस में है कि आने वाले 5 साल अगर यही हालात चलते रहें तो वो जो है और लॉस में पहुंच जाएगी। दूसरा, आपने जो है सीधे तौर पर मतलब अब ये इल्ज़ाम जो है कहीं ना कहीं 5 साल के लिए, लेकिन अरशद शेख साहब जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारे पास उतने मैकेनिज्म हैं, हम उन सारी चीज़ों को करेंगे। अब क्या नहीं लगता कि वाकई अब सरकार को टाइम देने की ज़रूरत है? देखिए साहब, सबसे पहले जब आप सरकार टेक ओवर करते हैं जी, एक इंग्लिश पे एक वर्ड है एज इज वेरियस बेसिस। आप जब वाइट पेपर चालू करते हैं, आप जारी करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उनको क्रेडिट वेयर इट इज़ ड्यू। कांग्रेस उन्होंने पहले मंथ में ही वाइट पेपर बता दिया, भाई हमारा खजाने का परिस्थिति ये है, हालात ये है, और बता दिया इन्होंने बहुत अच्छी तरह। इनका मैं दाद देता हूँ, उनका क्रेडिट, मैं फिर बोलता हूँ क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू, कांग्रेस ने दिया। ठीक है, मगर हाँ, उसका नेक्स्ट वर्जन क्या है, आपको क्या चाहिए? एज रेवंत रेड्डी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनको फिर बोलता हूँ, वो प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले, फिर बाकी सब मिनिस्टर से मिले, राजनाथ साहब से मिले, अमित शाह साहब से मिले। ये एक हेल्दी सेंटर स्टेट रिलेशनशिप है। हाँ। अब इसके आगे इसको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है हमारे साथ बैठ के। ये जो डेट का जो आपका इशू है उसको रिस्ट्रक्चर करना है, और जब डेट का रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, हमारा गवर्नमेंट जो सेंटर में है, हम आपको आइडिया दे सकते हैं क्या कर सकते हैं, वेयर यू नीड टू टाइटन अप, वेयर यू नीड टू लिटिल मोर टाइटन अप। अब तब जाके आपको जो आपकी माली हालत जो है आपको 5 साल में सुधरेगी, और आप थोड़ा पैसा बचा के जो आपको जो सूद चुकाना है, असल और सूद जो कर्जा जो है उसको भी आप दे सकते हैं, थोड़ा डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, थोड़ा लोगों को थोड़ी सहूलियत भी दे सकते हैं। मगर यहाँ पे क्या है, इनका जो परिस्थिति जो क्या है, उनका गवर्नमेंट का क्या स्ट्रैटेजी है, अभी कुछ आगे नहीं आया एक्सेप्ट दिस ऑप्टिक्स। सो हम इनसे अभी भी यही रिक्वेस्ट करते हैं, और हम आपकी तरफ से पूरा कॉपरेशन करेंगे। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी ने दोनों ने बोला है ओपनली दैट वी विल कॉपरेट इन अ हेल्दी स्टेट सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, और आपको जो भी सहूलियत चाहिए, जो भी सहायता चाहिए, हम करने को तैयार है। अब इन पे है, द बॉल इज इन कांग्रेस कोर्ट नाउ, हाउ टू टेक दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट। अब ये है। ठीक है, अरशद शेख साहब, रायतू बंधु को लेकर भी बड़ी खबर है। रायतू बंधु को फिर से एक मतलब आपने रेज्यूम किया है, आपकी सरकार ने रेज्यूम किया है। क्या लगता है कि वाकई अभी जो है आप 100 दिन मांग रहे हैं, लेकिन अभी जो है कि अब वाकई मंथन करने की ज़रूरत नहीं है कि आप जो बीजेपी जिसको फ्रीबीज कहती है, आप कह रहे हैं कि वो हमारी गारंटी है, उनको वाकई मंथन करके सही से लागू करने की ज़रूरत नहीं है? पहले तो मैं अपने बीजेपी के भाई को श्रीनिवास साहब है ना, श्रीनिवास साहब को मैं जी, श्रीनिवास साहब जी,
श्रीनिवास साहब को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे चीफ मिनिस्टर के काम बताया। दूसरी बात यह है कि बेशक ब्लैक एंड व्हाइट में जो छोटे और जो स्ट्रक्चरल सिस्टम जैसा चलना है, जो अंदाज में चलना है, वो बराबर चलाएंगे। और एक सेंट्रल स्टेट का एक हेल्दी रिलेशनशिप अगर मेंटेन हो रहा है तो सबके लिए बेहतर है। गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नेंस पब्लिक के लिए होती है। देखिए, आप प्रगति भवन से शुरू करें तो प्रगति भवन के पास 12 पहले गवर्नमेंट में क्या होता था, प्रगति भवन में प्रजा दरबार लगता था। आज फिर प्रगति भवन में वो प्रजा भवन बना दिया, उसकी प्रजा दरबार बैरिकेड लगाकर। नॉर्थ कोरिया में जैसा हुकूमत होती है हुकूमत नहीं करके जो है ना, पब्लिक वेलकम कर रही है ये चीजों को, पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। आज मोदी कर रही है, या अफसर कहेंगे पब्लिक के पास क्या चाहिए, पब्लिक को सहूलत करेंगे। अब ये जो डेफिनेटली इट इज वेरी गुड डिस्कशन फॉर हेल्दी गवर्नेंस। डेफिनेटली वी विल वर्क ऑन इट। हम उसके ऊपर काम करेंगे बराबर। जो है ना, गुज़िश्ता सरकार जो एजेंट की है, गुज़िश्ता सरकार जो काम की है, गुज़िश्ता सरकार जो वायदे थे, पूरे वायदे के शहरों में जो है ना, जो पब्लिक को लूटी है 50, 30, 40, 50 करोड़ का जो उनको जो है ना पटक करके 5.5 लाख करोड़। सुने आप, कालेश्वरम बोलते हैं, पलामू बोलते हैं, बोलते हैं, इतना बड़ा डेफिसिट। तो उसको ओवरकम करने के लिए डेफिनेटली जो है ना, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप जो होता है, डेफिनेटली उसमें उसके ऊपर वर्कआउट करके आगे सक्सेसफुली जाएंगे। सलाउद्दीन लोधी साहब, क्या जरूरत थी? वो तो कह रहे हैं, सीधा इल्जाम लगा रहे हैं, बोले ये तो नॉर्थ कोरिया जैसी सरकार चला रहे थे, यहाँ पर लोगों से मिलने के लिए वक्त नहीं था उनके पास में, और इतने लाख करोड़ रुपए का कर्ज में सरकार को, इसको तेलंगाना को डुबो दिया जी। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा हमारे अरशद भाई को जी कि जो है हम बैरिकेड्स लगाए प्रगति भवन में, पब्लिक के लिए बंद थे या जो है, हमने देखा जब 2023 का इलेक्शन शुरू हुआ, टिकटों का जब सिलसिला देने का नामों का ऐलान हुआ, गांधी भवन एक जंग का मैदान बन गया था, कुर्सियां फेंकी गई, रेवंत रेड्डी के जो है ना पोर्ट्रेट को जलाया गया, आपस के अंदर घुसमबाजी धक्कम पेल हुई, पुलिस को मुदाखलत करना पड़ेगा। पहले अपने ही पार्टी का, अपने मुकाम का मुहासाबा करिए आप पहले, बाद में दूसरी बात बोले। प्रगति भवन एक सीएम का मुकाम था जहां पर पब्लिक आती है, कहीं कुछ होती है, इसलिए अपने तहफ़्फ़ुज़ का इंतज़ाम करना पड़ता, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता वहाँ पर। अरशद भाई, अभी थोड़े ही दिन हुए, अभी जो फरवरी में पैसे डालना आप बताए ना, आप देख लेना, लोकसभा इलेक्शन आ रहा है, अभी हो सकता है फरवरी में नोटिफिकेशन शेड्यूल आ जाएगा। उस जब तो आप शेड्यूल आ गया, उसके बाद में इलेक्शन के बाद देंगे बोलेंगे आप, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूं मैं, क्योंकि आप दे नहीं सकते, इसलिए कि आपके पास कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। आपके पास अगर कोई मैकेनिज्म है तो आप वाजे उस बात को करो कि हम जो है ना इस तरीके से देंगे बोल के। ऑलरेडी खर्चा है, बिल्कुल है, मगर हमारे पास उसके एसेस भी है, उसके डेवलपमेंट्स भी है, हमारे पास डेवलपमेंट्स करे सो है हम उसके अंदर। अब आप वो डेवलपमेंट जो हुए, आप ऑलरेडी जीएचएमसी हैदराबाद का जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम थे, जो वर्क थे, उनको तो आप पूरा खत्म कर दिए आप। इसीलिए तो हम बोले कि हम रोडों पे उतरेंगे बोल के। क्या वजह थी वो खत्म करने की? क्या प्रोजेक्ट वो जो भी काम आते सो आप हर बात पे बीच बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं आप अरशद भाई, आप हर बात पे। मगर आप जो है कम से कम तनकीद करें तो बराए तामीर भी होनी चाहिए। हम तनकीद कर रहे हैं, कोई बात अच्छी रहेगी हम अप्रिशिएट करेंगे। अभी ये फॉर्म्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो हम बराबर, हम खुद वॉलंटरी, हमारे वर्कर्स चारमीनार कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, ओल्ड सिटी के अंदर, चाहे वो एमआईएम हो या कांग्रेस हो या बीजेपी वाले हो, हम सब मिलके पब्लिक को बराबर रहबरी कर रहे थे, फॉर्म भर रहे थे, तकसीम कर रहे थे। वेलफेयर स्कीम पब्लिक के हित में जो काम होगा उसके लिए हम बराबर आगे रहेंगे। वहाँ पार्टी को नहीं देखेंगे कौन सी पार्टी रूलिंग में है, कौन सी पार्टी नहीं है। तो हम बराबर तनकीद अगर करते हैं तो बराए तामीर करते हैं। हमारे पास जो खर्च आप बता रहे हैं वही हमारे को जो है, हमारे पास एसेस भी है, उतने ही डेवलपमेंट्स भी हुए हैं। अब चाहे यहाँ पर आप बीजेपी की बात अलग है, बीआरएस की बात अलग है,
गेंद टोटल अब आपके पास चले गई है। अब आप उसको किस तरीके से खेलते हैं आने वाले चंद महीनों में मालूम होगा। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि उससे पहले लोकसभा का शेड्यूल आने से पहले आपकी कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं होगा, कौन सा भी आप रिलीज नहीं करेंगे किसी को भी, ये आने वाला वक्त बताएगा। अगर आप इसकी गारंटी लेते हैं कि उससे पहले आ रहा है तो आप बताइए हमारे को। अरशद शेख साहब जवाब दे दीजिए फिर। पहली बात तो ये है, आपका सवाल ये था कि भाई गवर्नर नॉर्थ कोरिया की तरह बैरिकेड्स वगैरह लगाए। अजी गांधी भवन में क्या हाल हुआ था? गांधी भवन में टिकटा लेते हो क्या तुम्हारे रेवंत रेड्डी के जो है ना पोर्ट्रेट नहीं जलाए, बैनर नहीं जलाए, कुर्सियां फेंक के नहीं मार लिए, गेट बंद नहीं करे आप? वो क्या हाल था? लोधी साहब ये तो ट्रेलर था अभी स्टेट के अंदर, आने वाले दिनों में मालूम होगा। लोधी साहब कारपोरेशन ये बात मालूम होगा क्या होगा। ये बात हो चुकी है। अरशद शेख साहब जवाब दीजिए, मुझे श्रीनिवास साहब के पास जाना है जी। नहीं मतलब कुछ झगड़ा कुछ हो रहा है क्या? अगर आवाज तो आ रही है पिछले नहीं आप अपना जवाब दे दीजिए जी। तो अब आपने सवाल ये किया था आपने बैरिकेड की क्या जरूरत थी? नॉर्थ कोरिया के जैसे हुकूमत सीधा कांग्रेस आप पे आरोप लगा रही है, इल्जाम लगा रही है। तो जवाब में ये आता है तो गांधी भवन में कुर्सियां तोड़े, अरे क्या टीआरएस वालों को रोडों पे मारे, उनने क्या आपस में लड़ लिए, केसीआर के पुतले जलाए, भूल गए क्या था? मैं गांधी भवन की बात कर रहा हूँ, गांधी भवन की मौजूदा चीफ मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए हमारे पास हुआ तो आपको और नॉर्थ कोरिया की जो मिसाल दे रहे हैं, नॉर्थ कोरिया की मिसाल सारे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं मिलती, बल्कि एशिया के अंदर भी नॉर्थ कोरिया की नहीं मिलती। मैं बात नहीं कर रहा, बेहतर है कोई और मिसाल देते तो। आप बोल रहे थे मैं बात करूं क्या? बोले तो ठीक है, जगह पे आप रोक रहे हैं, आप कंप्लीट कर रहे हैं आप। ठीक है, आप पूरी करिए। मैं बात कर रहा हूँ तो बीच में कंट्रोल करते आप। ठीक है, आप बात पूरी कीजिए अरशद शेख साहब जी। तो मैं ये बोलता हूँ इलेक्शन में टीआरएस का कांग्रेस से 10 गुना ज्यादा तोड़फोड़ हुई, काफी कुछ हुआ, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि इलेक्शन में जज्बात बहुत ज्यादा उमड़ते हैं। कैंडिडेट होंगे वो रेगुलर प्रोसेस है, वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर होता है रेगुलर प्रोसेस। कितने सस्पेंड हुए आपके पास ये बताइए। लेकिन मैं अब अगर खुलासा हुआ बताइए कितने सस्पेंड हुए, तो फिर आप जवाब देना उसका। फिर सलाउद्दीन भाई अगर मैं खुलासा करा तो उसका जवाब देना पड़ेगा आपको। अरे हम तो रोड पे उतरने की बात कर रहे हैं, आपको धरने देने की बात कर रहे हैं, स्ट्राइक करने की बात कर रहे हैं हम तो आपसे। बात जो है तामीरी करो, ये आपस की ये बात कर रही है। अब एक बात बोलता हूँ, ये बात बाजू रख के एक और बात बोलता हूँ जी। आप भी अब बोल रहे हैं कि ये जो बंटवारा है फार्म वगैरह में हम खुद गए, हम खुद काम करे, इसका मतलब आप मान रहे हैं कि काम सही जगह हो रहा है। भाई देखिए ऐसा कुछ नहीं है, चाहे वो टीआरएस हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, अवाम के लिए काम करना हमारा तरीका बनता है। कोई भी सियासी जमात अवाम के लिए बनती है, अवाम के लिए होती है, समझे? आप सवाल तो उठेगा ना, तब आप गलत करेंगे तो सवाल उठेगा। आप इतना ज्यादा जज्बात में आते कर रहे। ठीक है श्रीनिवास, हुई तो गलती को ना नहीं मानो, श्रीनिवास पलट के जो है ना ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सवाल उठ रहा है एक चीज का, आप कहीं और लेके चलवा रहे टॉपिक को। अरशद शेख साहब, अरशद शेख साहब एक सवाल अब मैं श्रीनिवास साहब से ले लेता हूँ, आपके बात पे कुछ अरशद शेख साहब के लिए एक सवाल है जी। ये हमें ये बहुत सीधा साधा सिंपल बहुत स्ट्रेट है जी। ये कालेश्वरम पे जब इनके बड़े लीडर्स का स्टेटमेंट था कि बहुत सारा पैसा डुबो दिया गया जी और उसको रिकंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, अब पहले बोलते थे ग्राउंडिंग को, अब तो नहीं रिकंस्ट्रक्शन नहीं होगा। मेरा एक छोटा सा सवाल है, कब हमें बताएंगे कि आप एसीबी का कब आप चार्ज बुक करेंगे इस पे, एंटी करप्शन ब्यूरो जी, ताकि ईडी मनी ट्रेल को पता लगा सके। सही, आप अगर आप बात सही है, आपने जो बोला था आपने इलेक्शन से पहले आप ये करेंगे, अगर करके आपका भी बल्ले बल्ले हो जाएगा। करेंगे क्या कांग्रेस? मैं पूछना चाहता हूँ। अरशद शेख साहब सीधा सवाल आपसे, सीधा सवाल का सीधा जवाब जी।
कांग्रेस जो बोलती है वो करती है, पहली बात। दूसरी बात, मेरा सवाल फिर एक बार हमारे भाई बहुत ही इज्जतदार हमारे भाई श्रीनिवास साहब से मेरा सवाल, आज कांग्रेस से आप सवाल कर रहे हैं, गुज़िश्ता 9 साल में आपने क्यों एक्शन नहीं लिया जो ऊपर? चलो 9 साल नहीं, कालेश्वरम प्रोजेक्ट शुरू करें लोग, कालेश्वरम प्रोजेक्ट करके जो नौटंकी इन लोग ने किए थे, 1 लाख करोड़ का जो घपला इन लोगों ने किए थे, आप क्यों नहीं इनके ऊपर एक्शन लिया? ठीक है श्रीनिवास आप साहब, ले सकते थे एक्शन। देखिए सीबीआई का इन्होंने हम बराबर आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं मुफ्ती साहब, हम बराबर एक्शन लेंगे। बीआरएस ने इंक्वायरी के सीबीआई बाद का एक्शन होगा बराबर। जो डायरेक्ट एंट्री इन्होंने रोक दिया था, लेकिन मेरा सवाल आपसे है, ये आप लोगों ने क्यों एक्शन नहीं लिया? ठीक है, क्या था? अच्छा शेख साहब, अंदरूनी क्या मजबूरी थी आपकी? अभी कर सकते हैं ना, एक्शन नहीं लेना अभी कर सकते हैं ना, अभी जुडिशियल इंक्वायरी क्यों किया इन्होंने? फिर सीबीसीआईडी बुक कर देते, बराबर करेंगे, जुडिशियल से कुछ नहीं करेंगे साहब, जुडिशियल से कुछ होने नहीं वाला, जुडिशियल से कुछ नहीं होगा, आप लोग क्यों नहीं किए? जुडिशियल से कुछ नहीं होगा। आप सीबीसीआईडी बुक करो, अभी हम साथ देंगे आपका। करोगे? अरे साहब पहले क्यों नहीं किया? अभी करोगे? चलो हम बराबर करेंगे। अभी करोगे? हमारा जवाब ये है कि हम बराबर करेंगे। करो, आपने क्यों नहीं किया? अभी करो, आपका सवाल आप बोले करोगे, अभी करो, अभी सीबीसीआईडी। नहीं ठीक है श्रीनिवास साहब, आपका सवाल था कि क्या अभी अर्शद शेख साहब, एक मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। आपका सवाल सीधे तौर पर अर्शद शेख साहब से था कि भाई आपने जो है कालेश्वरम प्रोजेक्ट को लेकर चुनाव से पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, क्या आप वाकई कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे? उन्होंने सीधे तौर पर जवाब दिया कि भाई हम जो है जो कहते हैं वो करेंगे और कार्रवाई होगी इन लोगों पर। मगर इन्होंने क्या किया, अभी जी। जुडिशियल इंक्वायरी बिठाई है, जुडिशियल तो कुछ होने नहीं वाला। जब तक का सीबीसीआईडी बुक नहीं करेंगे तब ईडी एंटर करेगी ना, तब आपको मनी ट्रेल पता लगेगा। ये जुडिशियल क्या होने वाला है? एक रिपोर्ट बनेगी, रिपोर्ट कई फाइलों में दब जाएगी। अच्छा शेख साहब, क्या वाकई फाइल दब जाएगी क्या? इंक्वायरी नहीं बड़ा सब तो आने दो ना साहब। हाँ साहब आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं जुडिशियल इंक्वायरी में क्या होता है साहब। चाहने से क्या होता? आप क्यों नहीं कर उससे पहले? ठीक है, हम तो करवा रहे हैं, आप तो इंक्वायरी भी नहीं करवाना। सलाउद्दीन लोधी साहब, हम जेल को भेजेंगे उन लोगों को। जी ठीक है। अच्छा आप क्यों नहीं भेजेंगे जेल को? ठीक है, अच्छा शेख साहब, मैं बिल्कुल इस बात पे आऊँगा। लगभग अगर हम फॉर्म्स की बात करें, आप अभी फॉर्म्स की बात कर रहे थे, लगभग 2.5 से 3 करोड़ लोग रहते हैं तेलंगाना में, लगभग 1 करोड़ 5 लाख के करीब फॉर्म भरे गए हैं सारे। जब सरकार ने फॉर्म के लिए वक्त दिया था, वो तय वक्त जो है वो पूरा हो चुका है, आपको क्यों डाउट है कि वो जो है सरकार ये सिर्फ फॉर्म भरवा लेगी, इसका इनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है? आपको इस तरह के डाउट क्यों है? अभी सरकार को काम तो करने दीजिए, जब उन्होंने फॉर्म भरवाया है तो सही से डिस्ट्रीब्यूट भी किए जाएंगे। देखिए साहब, फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत आसान है जी, कलेक्ट करना भी बहुत आसान है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट में लाना, जो ऑफिशियल वर्क्स होता है जीएचएमसी को जो दिए, वो वहाँ जीएचएमसी का जो मामला है वो कैसा है आपको सबको मालूम है, बल दिया खाया पिया चल दिया। तो ये जो जीएचएमसी को दिए वहाँ से वर्क नहीं हो सकता वो, और उसको वो लोग किस तरह से, मैं मैकेनिज्म की बात इसलिए कर रहा हूँ, उसकी वजह भी बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी पहले, कि एक आदमी का जाती मकान होता। आप अरशद साहब प्लीज बात सुनिए, आप पहले बात सुनिए, पहले आप बात सुनिए साहब, आप पूरी बात तो हो जाने दीजिए, पूरी बात सुनिए अरशद भाई, आप रूलिंग गवर्नमेंट के लीडर है, आप थोड़ा सब्र पेशेंस भी रखो, आप थोड़ा समझिए बात। आप सबर तो आपको रखना चाहिए। अरे साहब आप बात सुनने की तो ताकत रखो आप। ठीक है, ऐसे जो है वक्त बर्बाद हो जाएगा, आप अपनी बात कहते रहिए। देखिए फॉर्म्स ले लिए, अच्छा शेख साहब आपके पास आऊंगा, अब उसका सिलेक्शन कैसा होगा? अच्छा शेख साहब जवाब लूंगा मैं आपसे जवाब लूंगा, बात पूरा करने दीजिए उनको। जी देखिए मेरा भी तजुर्बा है साहब, मैं 2 इलेक्शन लड़ा, ठीक है, कई ओहदों पे रहा मैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जी, तो मेरे को ये मालूम है जीएचएमसी का काम कैसा होता जी। जीएचएमसी को ये सुपुर्द किए ये काम पूरा करने के लिए, तो वो लोग किस तरीके से फॉर्म सबमिट बन गए, उनके फाइला लिया के दे दिए, रोड पे के लोगों को पकड़ के उन लोगों को फॉर्म फिलअप करने के लिए दिए,
वो लोग फिलअप कर दिए। अब उसको सॉर्ट आउट कैसा करेंगे, मेरा सवाल ये। जैसा एक आदमी गरीब है जो किराए के मकान में रहता, पहला हक उसका होता, ना कि एक आदमी का मकान जाती है, उसके घर में कार भी है, उसमें जो है उनके वो लोग आईटी भी भरते हैं, वैसे लोगों का ज्यादा दबदबा रहेगा, वैसे लोगों को जाएंगी। तो वो मैकेनिज्म क्या है, ये मैं तनकीद नहीं तामीरी बात कर रहा हूँ मैं। तो उसका मैकेनिज्म क्या होगा, मेरा मतलब है मुस्तहक लोग को वो चीज पहुंचना। अब अगर जो है वो वैसे जो है ना अगर चल रहा है, तो फिर वो गरीब जो मुस्तहक लोग हैं वो रह जाएंगे, कार वाले मजे करेंगे, जाती मकान वाले मजे करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको जैसा बताया कि यहाँ पर 4 करोड़ की आबादी है तेलंगाना स्टेट के अंदर जी। अभी मजीद जो है ना पूरे खानदान जितने फैमिलीज है यहाँ पर, ये फैमिलीज को पूरे अभी नहीं हुआ, अभी 4 महीने के बाद फिर स्टार्ट करते बोल रहे। ठीक है, 4 महीने के बाद फिर स्टार्ट होने दो, हम वेलकम करते हैं उसका। लेकिन मैकेनिज्म मैं ये बात बता रहा हूँ, आप बात को मेरी समझिए कि मुस्तहक को कैसा मिलेगा। वो उसके अंदर फॉर्म दे दिए, राशन कार्ड का है। मैं आपको बताया राशन कार्ड जितने फैमिलीज तेलंगाना के अंदर है उससे 50 लाख ज्यादा राशन कार्ड इश्यू हो गए थे। इसलिए वो इंक्वायरी करके एएसओ के जरिए वो कार्ड्स को रोके थे, इंक्वायरी कराएंगे बोल के। तो अब आपके पास वही मैं ये पूछना चाह रहा हूँ ताकि पब्लिक को नुकसान ना हो, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको राशन कार्ड। अरशद शेख साहब, मैं बता रहा हूँ भाई, सुनिए आपकी बात सलाउद्दीन भाई। आप बोल रहे हैं ये करेंगे कैसा मुकदमा। अब देखिए आप मिसाल के तौर पे आप देखो भाई 50 लाख राशन कार्ड ज्यादा इश्यू हो गए जी। ये जो ज्यादा इश्यू होना या गाइडलाइन होना, ये तमाम चीजें जो है ना ये रॉन्ग मैकेनिज्म है। ऐसा कुछ होने वाला यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे 100% जेन्युइन है, क्योंकि यहाँ करप्शन नहीं है ना, तो होता क्या, काम सही होगा। समझे आप? तो यहाँ का आप बेफिक्र रहेंगे। अब देखिए 4 करोड़ आवाम है, एक 4 करोड़ में जाना, 1 करोड़ 1.25 करोड़ में जाना कुछ हुआ, ठीक है। आवाम जितना हो सके आई, आगे जो है ना फॉर्म सबमिट करूं, फॉर्म में पूरी करी, बाकी की आवाम नहीं आई। इसमें से 4 करोड़ में से जैसे कि आप पहले बोले कार वाला टैक्स लोगों को उसके अंदर फॉर्मेट में से हटा चुके हैं। टैक्सपेयर को फॉर्मेट में से हटाए, जो वो किस वजह से हटाए, जो मुद्दा है उनको स्कीम्स मिलना होगी। लेकिन अरशद शेख साहब, उनके अंदर क्या है, बड़ा सवाल अब आप पे यही तो बनता है। बहुत सारी बॉडीज होती हैं, जैसे आपने जिक्र किया था, अब वक्फ बोर्ड है, हज के लिए है, और उसके लिए अलावा माइनॉरिटी कमीशन है। अभी तक किसी के भी चेयरमैन का ऐलान नहीं किया गया, 1 महीने का वक्त गुजर गया। इतना इंतजार क्यों है? अगर वाकई आप जो है वाकई तेलंगाना में स्मूथ वर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो जिस बॉडी के जो चेयरमैन है उसको मुंतखब तो करना पड़ेगा ना आपको। मैं एक बात बताता हूँ आपको जी, मिसाल के तौर पे जी, मैं कल्पना करता हूँ, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जी मेरे अच्छे दोस्त है, तो इलेक्शन के पहले देते हैं चेयरमैन, समझे आप? 9 साल के बाद ऐसे काफी होते जो है ना, इन लोग 4 साल 5 साल 6 साल के बाद देते हैं। 1 महीना हुआ, एक प्रोसेस होता, तो प्रोसेस तो खत्म होने दीजिए। अरे एक सेक्शन एक जो है ना, तो मिनिस्टर चुनिए हम लोग, साथ में गवर्नमेंट में आगे जो चलना है, फिर उसके बाद एमएलसी का प्रोसेस, फिर उसके बाद उसमें मिनिस्टर का एक प्रोसेस है। तो मान के बोले चेयरमैन वगैरह है, मान के चलें कि 2 एमएलसी की जो सीट है उस पे जो है होता है, सेटअप होगा। मान के चलें कि जो 2 एमएलसी की सीट है उस पे माइनॉरिटी की दावेदारी होगी, वो थक करके आके 5 घंटे के बाद जो है ना तो सोकर उठता है, ठीक है, तो 5 घंटे के बाद जवाब दे दो, ठीक है, मैं समझ
मैं समझ गया। श्रीनिवास साहब आपके पास आऊँगा। वो तो कह रहे हैं, देखिए अगर हम लोधी साहब की बात को समझें, वो कहना ही चाह रहे हैं कि जितने भी जीएचएमसी का वर्क होता है ये पूरी तरीके से मतलब कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में रहता है। क्या आप भी ऐसा ही मानते हैं? क्योंकि जो अभी जो हमने देखा कि जो ठीक है 1,05,00,000 फॉर्म भरे जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो फॉर्म के डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इसके लिए जो हौश पौश था, 5 गारंटियों को लेकर ये फॉर्म थे, लेकिन राशन कार्ड वाले भी वहाँ पर पहुँचने लगे। उसके अलावा जो और जिनको बेवा पेंशन मिल रही थी वो भी पहुँचने लगे कि भाई हमें भी फॉर्म भरना है ये वाला। मतलब वो ये सोच रहे थे कि कहीं हमारी ये जो पेंशन और ये सारी चीज़ें चल रही हैं वो तो नहीं रुक जाएंगी, उसके लिए भी ये फॉर्म है शायद। ये जो इंग्लिश में इसको कहते हैं अटर कंफ्यूजन एंड अटर केओस। जो मैसेजिंग जो होता है ना, एक्चुअल पॉलिटिकल मैसेजिंग जी, जब भी आप कुछ भी गवर्नमेंट नया आता है, आपका मैसेजिंग इतना अच्छा होना चाहिए कि आपको सटीक होना चाहिए, आपको एग्जैक्ट होना चाहिए कि ये किसके लिए है जी, ताकि कंफ्यूजन ना रहे, आपको डबल ट्रिपल वर्क ना हो जाए। और आपको तो पता ही है जीएचएमसी का वर्क कैसा चलता है, ये तो सबको जग जाहिर है जी। आपको अगर एक फाइल भी मूव करना पड़ता है तो आपके पोते फाइल मूव करेंगे। वो मेरे को भी वो महसूस हो चुका है बहुत बारी। और वो धरनी पोर्टल इन्होंने जो इम्प्लीमेंट किया था जी, माशाल्लाह, वो या खुद जाने या खुदा जाने, वो जिस तरह से वो जिस तरह से वो अगर सीसीएलए में अटकता है बस खुदा ही आपको बचाए। एक अगर ए का ई बन गया, आपको 6-7 महीने लगते हैं। मेरे को समझ में नहीं आता वो पोर्टल फिर लेने की मतलब क्या है। अब ये तो भूमाता भी लगाने वाले हैं, भूमाता नया पोर्टल आएगा धरनी की जगह पे। हाँ। इनको धरनी नाम अच्छा लगा, उन्हें भूमाता बोल रहे हैं। हाँ। अब पता नहीं क्या क्या चेंज होगा वो देखेंगे। हाँ। ये ऑप्टिक्स क्रिएट हो रहा, ऑप्टिक्स कहते हैं इसको, पॉलिटिकल ऑप्टिक्स कहते हैं। अभी एक सरकार बनी, व्हाइट पेपर रिलीज किया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। प्राइम मिनिस्टर से, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से मिले, बहुत अच्छा। ऑनरेबल मिनिस्टर सबसे मिले, प्रोजेक्ट्स के बारे में बोला, हमारा ये बकाया है। मगर मेरे को वो एक छोटा सा बात समझ में नहीं आ रहा, ये यूसेज ऑफ द फैसिलिटीज़ एंड यूसेज ऑफ द भवन्स एंड एवरीथिंग, ये पहली बार सुन रहा हूँ। क्योंकि वो आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन में ये तो था, मगर मेरे को समझ में नहीं आया कि ये जब हैंडओवर मिला था बीआरएस, जब बीआरएस आउटगोइंग गवर्नमेंट और इनकमिंग गवर्नमेंट का, क्योंकि इनका भी एक दायित्व था कि भाई उनसे भी वसूला जाए। पता नहीं ये आंसर कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने वो अगर जिन्होंने बात उठाई भाई हमारा थोड़ा बकाया है, इन्होंने बकाया वसूल क्यों नहीं किया, अब यही बता सकते हैं। अब ऐसे बहुत सारे निटी-ग्रिटी और बहुत सारे एम्बिग्यूटी रह गए हैं जो स्टेट बना हमारा तेलंगाना का। अब मैं समझता हूँ ये सबको एक बकेट में रखे और एक बकेट में डेवलपमेंट कर रख के अगर आगे बढ़े तो आवाम खुश रहेगी, ये मेरा है। और वो जो एम्बिग्यूटी का बकेट है उसमें एक एक निकाल के सॉल्व करे तो अच्छा है। अगर उसको सबको साथ पे रख के करे तो कंफ्यूजन और बढ़ेगा, ये मेरा मानना है। ठीक है सलाउद्दीन लोधी साहब, मैंने श्रीनिवास साहब से मैंने ये सवाल लिया था, और श्रीनिवास साहब जब तक आप हमारे साथ जुड़ नहीं पाए थे, सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी के यहाँ पर चुनाव लड़ने के आसार हैं, और हो सकता है कि खम्मम या दूसरी किसी सीट से वो चुनाव लड़ें। बकौल अरशद शेख साहब कह रहे थे और भी कई ज़िले आगे आए हैं जो है चुनाव में सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं और कह रहे हैं कि उनको यहाँ से लड़ना चाहिए। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए साहब, तेलंगाना एक ऐसा मुकाम है कि यहाँ का पानी भी ऐसा है कि हर किसी को मुश्किल आता जी। मैं कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदारों से ये बात पूछना चाह रहा हूँ कि आप सेंट्रल में 47 इयर्स आप लोगों की रूलिंग रही, आप अपने पैदाइशी मुकाम को छोड़ के चाहे वायनाड को अगर आप केरला में जाके लड़ रहे हैं या तेलंगाना चूज कर रहे हैं, तो इसमें आप कितने कमजोर हैं ये हमको बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से जाहिर हो जा रहा है। क्यों आप यूपी से नहीं लड़ रहे भाई? आप जहाँ पैदा हुए वहां से लड़ना था, और कोई भी हिंदुस्तानी शहरी कहीं से भी लड़ सकता। मैं भी जाके जो है ना अमेठी से लड़ सकता हूँ। लेकिन ये सवाल ये है कि आप एक नेशनल पार्टी रह चुकी है, सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर आपकी रूलिंग रह चुकी है, तो आप तेलंगाना में आके यहाँ पर इलेक्शन, इंदिरा गांधी भी तो एक वक्त में यहाँ पर आई, उस वक्त भी हालात मजबूरी में उन्होंने मजबूर थे, उस वजह से मेदक से आके लड़े थे उन्होंने। तो आज भी ये बात साफ हो रही है कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है सारे हिंदुस्तान से,
बौखलाहट का शिकार है। वो यहीं पर आकर जो है ना इलेक्शन इसलिए लड़ना चाह रहे हैं। अगर वो इलेक्शन यहाँ से आके चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी हो या प्रियंका जी हो या राहुल जी हो, हमारे पास से बीआरएस से भी मजबूत कैंडिडेट, उसके लिए प्लानिंग हो चुकी है। हमारे पास भी मजबूत कैंडिडेट है उनसे मुकाबला करने के लिए, जो उनको आराम से हरा सके। कौन हो सकते हैं? एक दो तीन नाम अभी हमें नहीं, बता अभी दीजिए। थोड़ा मामला आने वक्त से पहले कोई बात कहना मुनासिब नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करो आप। श्रीनिवास साहब, इशारे तो बहुत आपको शॉर्ट मालूम वर्ड में ही होंगे। अर्शद साहब से जवाब लेना जी। हम हमारे टीआरएस के मित्र जो बोल रहे थे वो किस हालात में, वो चिकमंगलुर 1978 में हुआ था, जी। मगर 1980 में अमेठी और ये रायबरेली और दोनों मेदक से, दोनों से लड़ी थी। फिर ये यहाँ का मेदक का सीट रिटेन किया था उन्होंने। जीती दोनों जगह से। हाँ, ये डिफरेंस है ये। ठीक है, अर्शद शेख साहब। देखिए, सलाउद्दीन साहब से मैं सवाल करना चाहता हूँ। सिद्दीपेट से हट के केसीआर साहब गठबंधन से लड़े, विभिन्न इलेक्शन के अंदर गजवेल और कामारेड्डी से लड़े, तो केसीआर साहब बढ़ गए या कमजोर हो गए या बौखलाहट का शिकार हो गए थे? जो अपने डिस्ट्रिक्ट से हट के, अपने मकाम से हट के दूसरी तरफ लड़े थे। अब वो कह रहे हैं कि हमने तो एक मजबूत जो है उम्मीदवार उनके खिलाफ लड़ाने के लिए तैयार कर लिया है। वो तो ठीक है, लेकिन वो जो बता रहे हैं, अब देखिए मजबूत उम्मीदवार इनके पास केसीआर साहब को मजबूत कौन हो गया? केसीआर साहब से मजबूत कोई है क्या? तो केसीआर साहब लोकसभा लड़ाने वाले हैं क्या? मजबूत उम्मीदवार को कामारेड्डी में हारना पड़ा। उनके मजबूत कौन है इनके पास? है क्या कोई? ठीक है, देखिए कामारेड्डी में केसीआर साहब- उनके मजबूत भी हारे। लेकिन हमारे श्रीनिवास साहब कह रहे हैं कामारेड्डी में तो आपके वाले मजबूत भी हार गए थे। मैंने नहीं बोला। नहीं, आप बोलने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ओपन है, रिजल्ट है वो। और केसीआर साहब तेलंगाना में पैदा हुए। मैं ये बताया कि उनके नेटिव प्लेस जहाँ वो पैदाइशी थे, उनकी जन्मभूमि, ये इससे क्यों नहीं लड़ रहे वो लोग? मेरा कोट ये करने का था, वहां से क्यों नहीं लड़ रहे वो लोग? यहाँ क्यों आ रहे हो साउथ में? तैयार करेंगे। अरे भाई, पूरा हिंदुस्तान, पूरा देश हमारा है, समझे आप? वहां से क्यों नहीं लड़े? यहाँ इस वास्ते आप नॉर्थ कोरिया की मिसाल दे रहे थे अभी आप। आपके सबसे मजबूत, आपके सबसे बड़े नेता अपना डिस्ट्रिक्ट छोड़ के दूसरी जगह क्यों गए? आपके रेवंत रेड्डी साहब क्यों लड़े? रेवंत रेड्डी साहब क्यों गए वहां पर? उन्होंने भी तो डबल लड़े ना, क्यों लड़े फिर? उन्होंने भी नहीं लड़ना था, शब्बीर अली साहब को लड़ाना था वहां से। आप क्यों नहीं लड़ाई शब्बीर अली साहब को? आप सपोर्ट करना था उनका। आप भी हार का मुंह देखे वहां से, केसीआर साहब को टक्कर देने गए तो आप भी हार गए ना, आप भी हार गए वहां से। ठीक है, मैं क्या बाकी केसीआर साहब जो है लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं क्या? बेहद जरूरी था। क्या अब देखिए बीजेपी ने, अर्शद शेख साहब जी, और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, केसीआर साहब सीएम कुर्सी से हटके वो रेवंत रेड्डी साहब बैठे। इसका मतलब केसीआर साहब के ऊपर रेवंत रेड्डी साहब जीते, हारे नहीं सलाउद्दीन भाई। ठीक है, जरा इसका आप जो है ना, जरा आप इसके ऊपर गौर भी कर दीजिए। ठीक है सलाउद्दीन लोधी साहब, क्या अर्शद भाई, देखिए बीजेपी आ छोटी सी बात बोलना चाह रहा हूं। एक मिनट के लिए मैं छोटी सी बात है बिल्कुल। अर्शद भाई, रेवंत रेड्डी साहब पहले टीडीपी में थे, मेरे साथ रहे सो, मैं उनके साथ रहा हुआ। रेवंत रेड्डी साहब को आपसे ज्यादा मैं जानता हूँ, आपसे ज्यादा मैं जानता हूँ रेवंत रेड्डी साहब। मेरे पास बड़े बात आपके साथ अर्शद शेख साहब, अर्शद शेख साहब मेरे पास रेवंत रेड्डी साहब टीडीपी में थे, तो केसीआर साहब क्या यूनाइटेड में थे क्या? मैं वो कोई उसकी ढिलाई नहीं कर रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, रेवंत रेड्डी साहब थे, मेरी जान पहचान है, उतना ही बता रहा हूँ आपको मैं। ठीक है चलिए। नहीं भाई, आप बोले रेवंत रेड्डी साहब टीडीपी से है, केसीआर साहब कहां से है? उन्होंने तो टीडीपी से है ना। अर्शद शेख साहब, बस आखिरी सवाल, बहुत चंद लफ्जों में जवाब दीजिएगा। आपने शुरुआत में कहा था कि 100 दिन, बाकी के 100 दिन मान लें, क्योंकि बीच में अभी लोकसभा चुनाव का भी वो हो सकता है, गारंटी को लेकर। हाँ भाई, देखिए जी, चंद लफ्जों में बस, अब मुझे वक्त की कमी है। मोटा टारगेट नहीं है जी, ठीक है। सुने, 5-5 साढ़े 5 लाख करोड़ जो खर्चे में है, वो कर्जा खत्म करते हुए आवाम की खिदमत भी करना है। चलिए ठीक है। स्कीम के जरिए
आवाम की खिदमत शुरू हो गई। ठीक है, ठीक 2 है, टीमों के जरिए, ठीक है और अर्शद साहब, 4 टीमों के जरिए भी होगी बराबर। ठीक है अर्शद शेख साहब। मैं फिर श्रीनिवास बोलता हूं आपको, जी, आपके जरिए आवाम तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी झूठ नहीं बोलती, कांग्रेस पार्टी झूठे वायदे नहीं करती, कांग्रेस पार्टी लाखों करोड़ों का स्कैम नहीं करती। चलिए, ठीक कांग्रेस पार्टी आवाम के लिए खड़ी है, आवाम की खिदमत करती। मैं इस मुद्दे पर जरूर सवाल पूछता, लेकिन मेरे पास वक्त की कमी है। मैं फिर किसी दिन आपके साथ जुड़ूंगा, आप सभी लोगों को मैं बुलाऊंगा। श्रीनिवास साहब और हमारे सलाउद्दीन लोधी साहब, अरशद शेख साहब, आप सभी गेस्ट का शुक्रिया आज इस विभाग मुंसिफ के डिबेट में शामिल होने के लिए। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें यहाँ पर प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के लड़ने के लिए, कांग्रेस बहुत आश्वस्त लग रही है। और कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं आश्वस्त इसलिए है क्योंकि यहाँ सर इंदिरा गांधी लड़ चुकी हैं और अब जो है प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी को वो सीट एक बार फिर से देने की तैयारी है। आप सभी का शुक्रिया अब मेरे साथ जुड़ने के लिए। अपने मेज़बान मोनिस अनवर को भी दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।